वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये हमारे एक फैमिली मेंबर है जिनके द्वारा ये एक मैसेज सेंड किया गया था। हालांकि इनके द्वारा अपना नाम नहीं लिखा गया, अपनी आइडेंटिटी छुपाई गई है, पर लेकिन जो इनके द्वारा काम किया गया है वो मुझे काफी अच्छा लगा। आप लोग देखिए लाइफ में, अगर आप लोग देखिए हर एक इंसान का एक थॉट प्रोसीजर होता है किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना है और किस तरीके से आप लोग क्या काम कर सकते हैं। इनके द्वारा बोला गया है कि मैंने अपनी पूरी बॉडी जो है वो डोनेट कर दी है। आप लोग सोचिए जैसे डेथ हो जाती है पर्टिकुलर पर्सन की, बहुत एक तरीके से हमारी बॉडी जो होती है कंप्लीट, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से एक आप लोग बोल सकते हैं कि गॉड के द्वारा बनाया गया एक ऐसा गिफ्ट है जो कि अगर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अपने जाने के बाद भी किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसको दिखता नहीं है, ठीक है, या फिर किसी की किडनी खराब है, किसी को कोई भी बॉडी का पार्ट अगर हम लोग डोनेट कर सकते हैं तो ये समझिए हमारी इस धरती से जाने के बाद भी ये हमारी बॉडी के पार्ट जो है किसी पर्टिकुलर इंसान की बॉडी में रहेंगे, इनके मरने के बाद भी हम लोग जिंदा रहेंगे। तो एक तरीके से इसलिए बोला जाता है कि जो अंग दान है उसको महादान बोला जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो आगे आ रही है निकल कर और इन सब चीजों में पार्टिसिपेट कर रही है। साउथ इंडिया में हमारी कंट्री में काफी ज्यादा ये चीजें हैं जो सपोर्ट की जाती है, ऑर्गन डोनेशन की जो चीजें देखने को मिलती हैं। और इस तरीके से अगर आप लोग भी अगर चाहे लाइफ में आप लोग भी कुछ ऐसे अपने प्लान बना सकते हैं कि आप लोग लाइफ में करने वाले हैं। ब्लड डोनेशन कम से कम आप लोग जरूर कीजिए 6 महीने साल भर में, ये आप लोगों की बॉडी को रिफ्रेश भी करता है। और ऐसी तरीके से चीजें आप लोग कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट आप लोग ये स्टेप बोल सकते हैं। फॉरेन कंट्री में काफी ज्यादा ये चीजें सपोर्ट की जाती है, हमारी कंट्री में हालांकि थोड़ी कम है क्योंकि हम जो हैं आज के डेट में अगर देखें इमोशनली काफी ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। अगर इंसान मर भी गया तो उसके बाद भी हम लोग उसको एक अलग तरीके से देखते हैं। अगर उसकी बॉडी के कुछ पार्ट किसी को डोनेट कर दिए जाए, वो नॉर्मली ऐसा लगता है कि यार मरने के बाद में भी इसको अच्छे से नहीं रहने दिया गया। तो हमारी कंट्री में ये चीजें आप लोगों को फीलिंग देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा लगा मुझे इनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। अगर कुछ भी ऐसा आप लोग करते हैं तो आप लोग उसको जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच सके और भी लोग जो हैं वो मोटिवेट हो सके ऐसा कोई काम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है ये अंडमान सी के बारे में बात की जा रही है। तो अंडमान सी है, आप लोगों को जाकर मैप में लोकेशन देखनी है कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी इसके बारे में फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को कोई भी मैप बेस्ड क्वेश्चन में देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पॉइंट जाकर आप लोगों को बस देखना है उसके बाद में हट जाना है, उसके आसपास के रीजन भी आप लोगों को देखने हैं। मान लीजिए आप लोगों ने अभी अंडमान सी देख लिया जाकर, ठीक है, तो अभी आप लोगों ने कोई यहां पर कोई और एरिया देखा होगा, ये कोई और एरिया देखा होगा, फिर आगे अगर मैं इसको पूछूंगा फिर उसमें भी अंडमान एरिया आएगा क्योंकि इसके वाले एरिया में आ गया। तो इस तरीके से एक ही पॉइंट कई बार आप लोगों का रिपीट हो जाएगा और एग्जाम में आप लोग उसको नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर होता है चीजों को लंबे समय तक याद रखने का, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है कल हमारी कंट्री में जो है गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया। 26 जनवरी काफी शानदार तरीके से हमारी कंट्री में सेलिब्रेट की गई। पर लेकिन एक साइड में तो ऐसा सेलिब्रेशन था जिसको देखकर सब खुश थे, पर लेकिन दूसरी साइड में कुछ ऐसी कंडीशन भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली जिसके चलते हमारी कंट्री में एक काफी अलग तरीके का माहौल यहां पर बन गया। यानी कि जैसे किसानों के द्वारा बोला गया था कि यहां पर एक तरीके से जो फार्मर जो रैली होगी वो प्रॉपर वे में लेकर चली जाएगी, पर लेकिन वो अनकंट्रोल हो गई। तो इस पर दोनों साइड से बयानबाजी स्टार्ट हो गई। अभी यहां पर क्या क्या बातें बोली जा रही हैं, यहां पर जो आम आदमी पार्टी ये बोल रही है कि जो फार्मर का जो प्रोटेस्ट है वो वीक हो जाएगा क्योंकि उसको एक अलग डायरेक्शन मिल गई। यहां पर यह तो बोला जा रहा है कि यहां पर किसी ने उसको गलत डायरेक्शन दे दी। जैसे किसान जो लोग हैं, जो किसान के जो लीडर हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो वायलेंट तत्व सोसाइटी में देखने को मिले वो इसके अंदर आ गए, यानी कि इनका जो मूवमेंट था वो एक्सटर्नल एलिमेंट की वजह से यहां पर ऐसा हुआ। ये किसान नहीं थे क्योंकि किसान ऑलरेडी काफी महीने से यहां पर शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन को यहां पर अलग तरीके से एक डायरेक्शन देने की कोशिश की गई है, जो एक्सटर्नल फैक्टर आ गए जिनके द्वारा यह हरकतें की गई है। बाकी किसान का आंदोलन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जो किसान के लीडर हैं ये बोला गया बीजेपी के द्वारा और आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस के ऊपर इसका ब्लेम लगाया गया क्योंकि ये इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी अलग अलग लेवल पर लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखिए एक तो हमारी कंट्री में गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इस टाइम पर अगर कोई ऐसी हरकत देखने को मिलती है तो इंटरनेशनल जो लेवल पर भी हमारी कितनी ज्यादा एक तरीके से इंसल्ट होती नजर आती है कि हम लोग अपनी कंट्री में चीजों को नॉर्मल नहीं रख पा रहे हैं। और वो तो अच्छी बात है, कोई प्रॉपर जिस तरीके से हम लोगों ने चीफ गेस्ट बुलाए थे अब की बार यहां पर वो नहीं आ पाया तो वो कंडीशन अलग हो गई, वरना और भी ज्यादा चीजें जो है
वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलती हुई नजर आती। तो यहां पर एक सिक्योरिटी लैब भी आप लोग बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं दोनों तरीके से आप लोग देखिए, एक तो किसान के जो लीडर हैं उनको भी चीजों को कंट्रोल करके चलना था, और दूसरा जो सिक्योरिटी लैब है उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिली। खासकर दोनों चीजें जो हैं वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अगर घर में कोई बाहर का आकर कोई लड़ाई करवा कर जा रहा है तो ये हमारी कमजोरी है कि हम लोग अपने घर में किसी को घुसने दे रहे हैं। तो यहां पर जो सिक्योरिटी है वो भी आज के दिन कम से कम ऐसी सिक्योरिटी यहां पर नहीं होनी चाहिए थी कि कोई भी इस तरीके की हरकतें यहां पर कर सके। और दूसरा, जिस तरीके से यहां पर कंडीशन बनी है, ये कहीं ना कहीं अब कोई ना कोई को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस सिचुएशन को यहां पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और यहां पर जो एक रिलीजियस फ्लैग भी यहां पर फहराया गया, जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रीजन बना। मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था कि यहां पर जो रिलीजियस फ्लैग यहां पर ये फहराया गया है, पाकिस्तान की मीडिया ने इसको खालिस्तानी फ्लैग बोलकर हमारी कंट्री को बदनाम करने की कोशिश की है। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट भी आप लोग देखिए, पाकिस्तानी मीडिया इसको खालिस्तानी फ्लैग बोल रही है जबकि एक रिलीजियस फ्लैग था। और मैंने भी उसको उसी से बोला है। कई सारे बच्चे बोले सर आपने खालिस्तानी फ्लैग बोला उसको। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है, मैंने वो एक्सप्लेन किया था आप लोगों वहां पर। ठीक है, तो बेसिक पर्पज ये था कि कोई भी हमारी कंट्री में जो पब्लिक बिल्डिंग है एक तरीके से, जो इस तरीके से वहां पर कोई रिलीजियस फ्लैग आप लोग नहीं फहरा सकते। ये बातें आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर आज मान लीजिए इस पर्टिकुलर रिलीजन ने फ्लैग, कल को आकर दूसरा कोई रिलीजन आकर फहराएगा, तो हमारी कंट्री में एक तरीके से, जिस तरीके की हमारी एक सेक्युलर सोसाइटी है, तो सारे रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है और सबसे ऊपर हमारा तिरंगा रहता है। तो तिरंगा हालांकि सबसे ऊपर ही था, उसमें कोई बात नहीं है, पर लेकिन इस तरीके से एक डिबेटेबल पॉइंट यहां पर हो गया कि इस तरीके से क्या सिचुएशन अलाउ की जा सकती है। तो ये एक अलग एंगल यहां पर बन गया। तो अभी देखने वाली कंडीशन ये होगी कि क्या चीजें सही है, क्या गलत है, किस तरीके की चीजों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। पर हां, जो भी हुआ ये सही नहीं हुआ। जिस तरीके से शांति में चीजें चल रही थी वो इसी तरीके से चलती रहनी चाहिए थी। जिस तरीके से एक नॉर्मल तरीके से माहौल होना चाहिए था वो ऐसे ही रहना चाहिए था, क्योंकि इससे अपनी कंट्री का तो माहौल खराब हुआ ही है, ऊपर से इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी जो एक तरीके से बदनामी देखने को मिल रही है हमारे ही लोगों की वजह से, वो और भी ज्यादा एक तरीके से अलग एक गलत बात आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये काफी एक अलग माहौल रहा। इसी के साथ में फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया। यहां पर जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम रेडी हैं बात करने के लिए, तो देखते हैं आगे क्या इसका सोल्यूशन निकल पाता है। बाकी तो यही है कि ब्लेम गेम चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो दिल्ली है वो एक यूनियन टेरिटरी है और उसकी जो सिक्योरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जो सिक्योरिटी है वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहती है, क्योंकि पुलिस से ही यहां पर पूछा गया था कि क्या ट्रैक्टर रैली जो है वो अलाउ की जा सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं यहां पर कहीं ना कहीं जो लीडर है किसान के, उनको भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रखनी थी कि कोई भी ऐसा इंसान जो है वो घर में आकर न बढ़े जो कि ऐसी हरकतें यहां पर कर सकता है। तो ये पूरा माहौल जो देखने को मिला, और बाकी ये काफी अच्छा लगा मुझे। कई सारे एरिया ऐसे भी थे जहां पर दिल्ली के अंदर आप लोग देखते हैं इनके ऊपर फूल बरसाए गए जो किसान की जो रैली चल रही थी। तो देखिए आप लोग समझ सकते हैं यार, कभी कभी एक अगर मैं आप लोगों को उदाहरण दूं, एक तालाब है तो तालाब में आप लोगों को कई सारी ऐसी मछलियां भी देखने को मिलेगी जो तालाब को गंदा करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा तालाब गंदा है। कुछ लोग जेन्युइन अपना काम कर रहे हैं और कुछ लोग उसमें अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। तो हर तरीके से आप लोगों को हर तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब वहां पर किस तरीके से हम लोग जो फालतू की जो चीजें हो रही हैं उनको रोक पाते हैं, उतना ही हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे जितना नेगेटिव कंटेंट को हम लोग रोक पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो पूरा माहौल जो था वो अजीब सा रहा पूरे देश के अंदर कल। मैं तो आशा करता हूं कि जल्दी से चीजें नॉर्मल हो जाएं, उसमें ही सबकी भलाई है। तो ये थी कुछ बातें जो आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर। पर लेकिन हाँ, जो भी है अच्छा नहीं हुआ। वहां फिर आके ये एक बात हो गई कि जो भी है अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना था कम से कम। ये सिचुएशन काफी ज्यादा माहौल खराब करती है ऐसी चीजें। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पर जब बात की जा रही है मेघालय के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर मेघालय के अंदर आप लोग को रेड होल माइन देखने को मिलती है, यानी कि इस तरीके से जाकर इनके अंदर से जो माइनिंग की जाती है, ये यहाँ पर इलीगल तरीके से कोल माइनिंग यहाँ पर देखने को मिल रही थी काफी लार्ज स्केल पर मेघालय के अंदर, और कई सारे लोगों की इसके अंदर जान भी चली गई। तो ये कहां पर थी? ये थी ईस्ट जयंती हिल। तो जयंतिया जो हिल है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कहां पर है, तो ये मेघालय के अंदर है। तो इस तरीके से कई बार आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। रीजन किसकी वजह से ये न्यूज में, क्योंकि इलीगल कोल माइनिंग यहां पर की जा रही है, तो इसकी वजह से ये न्यूज में है। ठीक है, तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं क्या क्या आर्टिकल है, एक एक कर हम लोग यहां पर देखेंगे किस तरीके से चीजें किस डायरेक्शन में चल रही हैं। सबसे पहले यहां पर एक आर्टिकल है, यहां पर बात की जा रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। हालांकि मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, पर एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा कि हमारी कंट्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जा रही है, क्या क्या चेंज हो सकते हैं और क्या क्या चीजें, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर कैसे काम किया जा सकता है, तो इसके बारे में कुछ सजेशन है, इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे कि कैसे हम लोग चीजों को नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं।
साइड वाला आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक टैक्स के बारे में बात की जा रही है, जो कि एक तरीके से जो पुराने व्हीकल हो चुके हैं उनको हटाने की कोशिश की जाती है और नए व्हीकल लाए जाए ताकि इन्वायरमेंट को भी नुकसान न पहुंचे और हमारी कंट्री में ज्यादा तरीके से इलेक्ट्रिक कार वगैरह वो आए। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो क्लंकर ये टैक्स जो है ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे और क्या एक तरीके से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर देखिए आप लोगों को मैं बोलूं, देखिए एक तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। एक साइड में बोला जाए कि हम लोग किसी के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं उसको वो एक्टिविटी रोकने के लिए ताकि वो एक्टिविटी न करे। एक हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो एक्टिविटी न करे। यानी कि एक तरीके से अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे यहां पर पुराने व्हीकल पर टैक्स लगाया जा रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि वो यूज न करें। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए सपोर्ट कर दे उसको अच्छे से, तो वो एक पॉजिटिव साइड हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग जानते हैं ना, मैंने आप लोगों को बताया भी था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वाला कॉन्सेप्ट। जिस कंट्री में डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है, यानी कि जैसे इनकम टैक्स हो गया, दूसरे टैक्स हो गए, वो कंट्री हमेशा अच्छी रहती है। जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे हमारी कंट्री हो गई जीएसटी, वो कंट्री क्या है, वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में चलती है। मतलब क्या है, मतलब ये डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है जब आप लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और ये प्रोग्रेसिव होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई अमीर है तो ज्यादा टैक्स देगा, गरीब है तो कम टैक्स देगा। पर इनडायरेक्ट टैक्स में चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, अगर आप लोग कोई पेन खरीद कर लेकर आते हैं या कोई आप लोग कोई लैपटॉप खरीद कर लेकर आते हैं, तो चाहे कोई अंबानी है चाहे कोई रिक्शा वाले का बेटा है, सबको इक्वल रेट में ये मिलेगा। इनडायरेक्ट टैक्स इसके ऊपर लग रहा है। पर लेकिन जब इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं तो अंबानी ह्यूज टैक्स पे करते हैं और हम जो इतना टैक्स पे नहीं करते हैं, तो ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहां पर भी इसीलिए यहां पर एक तो यह कि टैक्स लगा रहे हैं व्हीकल को यूज करने के लिए, और दूसरा यह है कि आप लोग यहां पर उनको सपोर्ट करें ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सके। तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट आप लोगों से घुमाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में बात की जा रही है, तो समझेंगे इसके बारे में क्या क्या फंडा है। आज की डेट में भी देखें तो वर्कर है हमारी कंट्री में, वो सही डायरेक्शन में सिचुएशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है अगर कोविड-19 के चलते। तो समझाने की कोशिश यही की गई कि आज की डेट में जैसे कोविड-19 ना सिचुएशन बनी तो कई सारी सिचुएशन ऐसी हो गई कि हमारी कंट्री में जो लेबर फोर्स थी वो काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर और जो रिग्रेसिव जोन में चली गई, यानी कि और ज्यादा गरीबी वाले एरिया में चली गई है। यहां पर ये आर्टिकल जो है इसके बारे में आप लोगों को यहीं पर ही बता देता हूं। आज की डेट में आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में गाय को लेकर कई सारे कमेंट किए जाते हैं। गाय जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री के भी पॉइंट ऑफ से आप लोग उठाकर देखिए, हमारी कंट्री में गाय को एज ए करेंसी के तौर पर भी यूज किया जाता था। आप लोग कुछ लेकर आते थे, उसके बदले कई बार गाय दे दी जाती थी, तो गाय को करेंसी के तौर पर भी यूज किया जाता था अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो ढंग से। पर लेकिन आज की डेट में जो गाय के ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं, तो राइटर ये बोल रहे हैं कि अनसाइंटिफिक कमेंट कई सारे किए जा रहे हैं कि गाय की जो गोबर से आप लोग चिप बना सकते हैं और उस चिप को इस तरीके से लगाया जा सकता है कि आप लोगों की बॉडी के ऊपर मोबाइल की जो इंपैक्ट है, नेगेटिव किरणें, उसका इंपैक्ट न देखने को मिले। यानी कि जो राइटर है यहां पर बोले अनसाइंटिफिक चीजें ज्यादा प्रमोट की जा रही हैं जो का साइंस से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। और अगर कोई समझदार इंसान इन चीजों को देखेगा, समझेगा, तो वो ये कहेगा कि क्या बेवकूफों वाली बात यहां पर कर रहे हो। अभी यहां पर इसमें एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, वो तो मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं है। अगर गाय के बारे में पढ़ाया जा रहा है या फिर जानवरों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, वो एक अलग डायरेक्शन हो जाती है। पर लेकिन उसको राष्ट्रीय कामधेनु आयोग हमारी कंट्री में बनाया गया था ताकि गांव की जो गाय की जो ब्रीड है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, अच्छे लेवल पर लेकर जाया जा सके, हमारी लोकल जो ब्रीड है उनको हम लोग अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। इस तरीके से काम किया गया था बेसिकली। पर लेकिन अब जो चीजें बताई जा रही है कि गाय के गोबर से ये बना लो और वो बना लो, ये राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये सारा अंधविश्वास है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक चीजें नहीं है। सबसे बुरी बात यहां पर ये कि इनकी वेबसाइट पर भी वो चीजें मेंशन कर रखी है। तो ये इस तरीके से ये अनसाइंटिफिक तरीके की जो चीजें मेंशन करते हैं, तो कैसा हम लोग सोसाइटी में अपनी सोसाइटी को किस तरीके का टेम्पर हम लोग देना चाह रहे हैं जब फालतू की बातें यहां पर इस तरीके से ये मेंशन की जाती है कि जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है बैकग्राउंड में। तो राइटर जो है वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग सही है, गाय को प्रोटेक्ट करने वाली बात सही है कि हम लोग अपनी गाय की ब्रीड को प्रोटेक्ट करें, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात देखें, गाय का दूध काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इवन गाय का जो मूत्र है वो भी कई बार कई सारी मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है, वो सारी चीजें सही है। पर लेकिन इतना अनसाइंटिफिक चीजें बोलना कि चिप बना लो उसके गोबर से और वो सारी चीजें, तो राइटर बोल रहे हैं कम से कम ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये एक गलत इंडिकेशन देते हैं कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। तो ये यहां पर इनके द्वारा सजेशन दिया गया है, ये राइटर बोल रहे हैं। बाकी आप लोगों का क्या सजेशन इसके बारे में, तो आप लोग अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। बाकी यहां पर आप लोगों को पता है रसिया में एक इंपॉर्टेंट इंसान है जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि शेर को सवा शेर मिल गया, तो व्लादिमीर पुतिन है तो इनको अलेक्सी नावाल्नी मिल गए। अभी रिसेंटली काफी ह्यूज प्रोटेस्ट जो रसिया के अंदर देखने को मिला। अब तक यहां पर ये काफी लंबे समय से रसिया के लीडर हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट सबसे ज्यादा ताकतवर थी, जब ये प्रेसिडेंट बन गए तो प्रेसिडेंट की पोस्ट सबसे ज्यादा ताकतवर हो गई। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो यहां पर इस लीडर को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले G8 ग्रुप हुआ करता था, G8 ग्रुप यहां पर G7 में कन्वर्ट हो गया जब रसिया यहां से बाहर निकला। रसिया बाहर क्यों निकला? क्योंकि क्रीमिया है, यहां पर क्रीमिया वाला इशू जो
कि यूक्रेन का एक पार्ट था। अगर मैप में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं तो ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से देखिएगा ये है क्रीमिया, यहां पर ये हो गया यूक्रेन। तो रसिया के द्वारा यहां पर ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये अपने कंट्रोल में ले लिया गया रेफरेंडम करा के। तो इसके चलते यहां पर G7 हो गया ये कंट्री, इसको रसिया को बाहर निकाल दिया। तो अभी फिलहाल इस पर्सनैलिटी को सपोर्ट किया जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ताकि यहां पर थोड़ा सा डेमोक्रेटिक जो चीजें हैं उनको स्टेब्लिश किया जा सके। तो रसिया में यहां पर एक और लीडर सामने निकल कर आ गए जो कि बिल्कुल टक्कर देने वाले हैं, यानी कि शेर को सवा शेर मिल गया। अब देखने वाली बात यह है कि कितने लंबे समय तक चीजें जो हैं वो नॉर्मल यहां पर रह पाती हैं। तो ये चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है। बाकी अगर बात करें यहां पर, ये आप लोगों के सामने है आज का कार्टून, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। और डेटा पॉइंट है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, चीजों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो डेटा पॉइंट मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा देता हूं, क्योंकि कई बार यहां पर सही से नहीं दिख पाती है चीजें। तो टेलीग्राम पर भी आप लोग इसको थोड़ा जूम कर देख सकते हैं, फिर पीडीएफ में भी आप लोग को ये मिल जाता है। बात की जाए यहां पर डेथ पेनल्टी के बारे में, अगर किसी को फांसी की सजा दे दी, मौत की सजा जिसको सुना दी, उसको आप लोग डेथ पेनल्टी बोलते हैं। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं यहां पर आज के दिन में जो डेथ पेनल्टी को हटा चुकी है। हमारी कंट्री सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना, यहां पर आज के दिन में भी डेथ पेनल्टी देखने को मिलती है। चाइना में ह्यूज स्केल पर इसको यूज किया जाता है, ईरान के भी अंदर काफी लार्ज स्केल पर डेथ पेनल्टी देखने को मिलती है। पर लेकिन यहां पर जो डेटा है ये हमारी कंट्री में बेसिकली आप लोगों को डेटा देखने को मिलेगा। तो 2020 में हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन देखने को मिले, क्योंकि आप लोगों को पता है कोर्ट वगैरह है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाए। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि कोविड-19 के चलते जो कोर्ट फंक्शन नहीं कर पाए, तो एग्जीक्यूशन जो है यहां पर ये बात की जा रही है कि हाईएस्ट यहां पर देखने को मिले। नेचर ऑफ द ऑफेंस क्या था यहां पर, अगर बात की जाए क्या क्या हरकतें इनके द्वारा की जाती है, डेथ पेनल्टी के बारे में बात करती हैं, तो 16, 17, 18, 19 और 20 में बात की जा रही है। तो सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिले 2020 में, दूसरे नंबर पर 19 में, तीसरे नंबर पर 18 में और चौथे नंबर पर थे ये 16 में। ठीक है, जो मर्डर यहां पर किए गए वो सबसे ज्यादा जो किए गए थे वो किए गए थे 2016 में। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ गया अब 2020। टेरर के जो केस देखने को मिले थे, हालांकि 2020 में बिल्कुल जीरो है, क्योंकि कोई घर से बाहर ही नहीं निकला। बाकी यहां पर 2016 में ये 3.3 थे, और यहां पर सबसे जो दूसरे नंबर पर है ये है 2017 में, सबसे ज्यादा रहे 2019 में। एब्डक्शन और मर्डर, किसी को पकड़ लिया और उसको मार दिया, ऐसे केस सबसे ज्यादा जो देखने को मिले थे ये थे यहां पर 2016 में। इसी के साथ में कई सारे और तरीके से लूटपाट और मर्डर के जो केस निकल कर आए उसके बारे में बात की जा रही है। तो इन केसेस में यहां पर डेथ पेनल्टी दी जाती है। अगर केस की बात करें आप लोग यहां पर जो एज लिमिट है यहां पर, तो ये एज लिमिट आप लोगों को देखने को मिलेगी 24 ऑफ जो 50 डेथ जो सेंटेंस दिए गए हैं यहां पर 2020 में, उनके बारे में अगर बात करिए तो एज जो है यहां पर जो 3 है वो बिलो 12 है। यहां पर एक तरीके से रेप और वो केस देखने को मिले, बिलो जो 12 देखने को मिलेंगे 21 आप लोगों को, बिलो यहां पर ये एक तरीके से यहां पर बात की जा रही है, ये बिलो है 12 से 18 तक का है यहां पर 1, इसके बिटवीन 12 से 18 तक जिसको यहां पर रेप किया गया, अलग अलग केस है यहां पर, किसी को रेप किया जा रहा है, किसी को मर्डर किया जा रहा है, ये सारे केसेस एज वाइज यहां पर बताए गए हैं, क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। इंडिया की अगर बात करें यहां पर, जब हम लोग बात करते हैं कि 123 नेशन ऐसे हैं जो कि बोलते हैं डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए, इस पर रोक लगा देनी चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया 38 ऐसे नेशन है जो कि इसको अपोज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां पर देखते हैं जो यहां पर जब भी वोटिंग होती है, इसमें 2007, 2008, 2010, 11, 12, 20 तक की अगर आप लोग देखें तो 123 नेशन यहां पर आ गए, और बाकी 38 नेशन ऐसे हैं जो कि इसको अपोज कर रहे हैं। तो ये नंबर भी आप लोग याद रखते हैं डेथ पेनल्टी के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है पहले तो आप लोग को अटेम्प्ट करना है, कई सारे बच्चे जो हैं काफी अच्छे से आंसर लिख रहे हैं, आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, अच्छे से आंसर लिखिए। और जो टेलीग्राम पर जो ग्रुप है आंसर राइटिंग, उसको आप लोग आंसर राइटिंग के लिए ही यूज कीजिए, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि फालतू में जिस तरीके से जिस चीज के लिए बनाया गया उस के लिए यूज नहीं करते हो तो फिर ऐसा लगता है कि फालतू में मैं भी टाइम वेस्ट कर रहा हूं। यार अकेला इंसान हो, कहां पर नजर रखो, कुछ तो आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा आप लोग देखकर चलिए। मतलब सारी चीजें मतलब एक तरीके से उपद्रव भी मचाएंगे। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वहां पर फालतू की चीजें एक तरीके से पेस्ट कर रहे हैं, फिर ब्लॉक करता हूं तो फिर ये बोलते हैं कि सर ब्लॉक कर दिया। यार चीजें, पढ़ाई का चैनल है तो उसको पढ़ाई के तरीके से लेकर चलिए, पढ़ाई के तरीके से चीजें आप लोग शेयर कीजिए। इसीलिए नॉर्मली क्या रहते हैं, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि हाँ भैया, कुछ लोगों के लिए पेनल्टी रख दी जाती है कि भैया 100 रुपए देकर इसको ज्वाइन कर लो। लोग क्यों करते हैं, ताकि वहां पर फालतू के लोग न आए, यही बेसिक रीजन रहता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए मजबूर न करो, कोशिश करो कि वहां पर इस तरीके से कंडीशन बने, वरना सबको देख देख कर मेरे बस की बात नहीं है कि 50,000 60,000 लोग जुड़ गए। आप लोग सोचिए एक अकेला बंदा क्या कर सकता है। आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है, इसी के साथ में आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड करानी है, वीडियो बनाने में टाइम चला जाता है, फिर आप लोगों के अप्रूव करने हैं कमेंट फेसबुक पर, आप लोगों को टेलीग्राम पर फिर देखना है, कमेंट भी आप लोगों के पढ़ने हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर रिप्लाई नहीं करते हो,
है, सोचिए तो यार, क्या एक पर्टिकुलर बंदा क्या क्या काम कर सकता है। आखिर अकेला ही इंसान हूं ना, तो कहां कहां तक क्या क्या चीजें कर सकता हूं, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक अलग माहौल रहता है, वहां पर टीम ये सारी चीजें करती है। कोई क्वेश्चन अप्रूव कर रहा है, कोई क्वेश्चन दे रहा है, कोई पीपीटी बनाकर दे रहा है, कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कोई अपलोड कर रहा है। ये सारे अलग अलग इंसान के काम है। अकेला कर रहा हूं तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम एक अच्छा माहौल बनाकर रखो, ताकि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल रहे, ठीक है। वरना इतने लार्ज स्केल पर जो लोग आज के डेट में जुड़ गए हैं, ये अकेले इंसान के बस की बात नहीं होती, पर फिर भी मैनेज करके चल रहा हूं जैसे तैसे कर। तो आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, ताकि आप लोग कम से कम अगर कुछ गलत हो रहा है उसको आप लोग भी कंट्रोल कर सकें। एक परिवार की तरीके से रहो यार, जब परिवार बना रखा है तो ये तो उस तरीके से थोड़ा सपोर्ट करो चीजों को, एक दूसरे के आंसर रिव्यू करो, पढ़ो, वो चीजें होनी चाहिए। बेसिकली बात की जा रही है व्हाट इज रिमोट वोटिंग सिस्टम, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कोलैबोरेट किया आईटी मद्रास के द्वारा, ताकि यहां पर जो 2 वे रिमोट वोटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर इंप्लीमेंट किया जा सके। इज दिस फिजिबल, क्या ये हमारी कंट्री में संभव है, या फिर ये क्या इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग मार्क्स भी दे सकते हैं एक दूसरे को, और कोशिश कीजिएगा यहां पर ये आप लोग 200 से 250 शब्द में इसको निपटाने की, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। पहले आगे बढ़ते हैं, आखिर न्यूज में क्यों है। 11th नेशनल, जो हमारी कंट्री में 11th नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया गया 25 जनवरी को। ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 में हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उसका फाउंडेशन डे है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि हमारी कंट्री में जो इलेक्शन है उसको प्रॉपर वे में कंडक्ट कराया जा सके। तो इसी के चलते यहां पर जो एनकरेज किया जाता है वोटर को, ताकि वो एनरोल कर सकें। अगर 18 साल से ऊपर हो चुके हैं तो वो अपना वोटिंग राइट को एक तरीके से एंजॉय कर सकें। इसी के साथ में थीम क्या है, मेकिंग ओवर वोटर एम्पावर, यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए किस इंसान को आप लोग वोट दे रहे हैं, आप लोगों को देख रेख करने की क्या सही है गलत है, सेफ और इन्फॉर्म्ड वोटर आप लोग यहां पर बनना है। ऐसा नहीं किसी ने बोला यार अपने धर्म का आदमी, अपनी कास्ट का आदमी है, इसको वोट कर दो, आंख बंद कर आप लोगों को उसको नहीं फॉलो करना है। यानी कि फिर से मैं बोलूंगा कि आंख बंद कर तो आप लोग किसी को भी फॉलो मत कीजिए इस धरती पर। आप लोग अपना जो माइंड भगवान ने दे रखा है, अल्लाह गॉड जो भी आप लोग बोलिए, उसको यूज कर देखिए कि क्या ये इंसान सही है। आप लोग इतना तो कम से कम अंदाजा लगा सकते हैं आज के डेट में, अगर इस लेवल पर बैठकर आप लोग चीजें कर रहे हैं, अगर ये डिस्कशन आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग यूपीएससी या फिर किसी अच्छे एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कम से कम आप लोग ये खुद से अपने दिमाग को यूज कर ये सारी चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है, ये थीम है अब की बार की, ठीक है। आगे चलता हूं। यहां पर सबसे पहले आप लोग ये देखिए हमारी कंट्री में पहले वोट कैसे डलती थी। ये यहां पर बैलेट पेपर हुआ करता था, इसमें सिंबल बने हुआ करते थे, और आप लोग यहां पर अपना एक तरीके से यहां पर थंब लगाना होता था कि कौन सा पर्टिकुलर एरिया में आप लोग वोट डालने वाले हैं, तो उसके सामने मोहर लगानी होती थी आप लोगों को। तो ये बैलेट पेपर पर हुआ करता था। बैलेट पेपर को कई बार कोई और भी उठाकर उसके बैलेट पेपर किसी और की मोहर किसी और ने लगा दी, तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती थी। कई बार बैलेट बॉक्स जिसमें ये वोटिंग डाली जाती थी वो चोरी हो जाते थे, इधर उधर फेंक दिए जाते थे, कई बार सड़कों पर पड़े मिलते थे, कहीं कहीं नहर नदियों में पड़े मिले हैं। तो कई सारी ऐसी बूथ कैप्चरिंग होती थी, कई सारी ऐसी हरकतें की जाती थी वोटिंग एक तरीके से, जो एक तरीके से अपने लीडर को जिताने के लिए। फिर आगे चलकर आ गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको आप लोग ईवीएम बोलते हैं। ईवीएम में क्या हो गया, सिंबल के सामने आप लोग क्लिक करना है और मशीन में इस डब्बे के अंदर ये चीजें सेट हो जाएंगी कि आप लोगों ने किस पर्टिकुलर पर्सन को वोट दी है। अब लगा कि यार पता नहीं किसको वोट जा रही है, समझ में नहीं आ रहा कहां वोट जा रही है, इसको एक और लेवल पर बढ़ा दिया, इसको बोल दिया गया वीवीपैट, यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसको बोला गया वीवीपैट करके, जिसको वोटर वेरीफाइबल, यानी कि वोटर खुद वेरीफाई करेगा किसको उसने वोट दी है, स्क्रीन पर दिखेगा थोड़ी देर के लिए और पर्ची उसी के अंदर गिर जाएगी, वोटर को नहीं मिलेगी। रीजन क्या है, रीजन ये पता चला बाहर हो गया वोट डालकर, किसी पर्टिकुलर बंदा कोई लीडर खड़ा हुआ है, उसने पकड़ लिया, दिखा किसको वोट डाल के है, उसने बोला कि यार मैं तो उसको डाल के हूं, पता चला उसको वहां पर उसके साथ में एक तरीके से लड़ाई हो गई, मारपीट दिया। तो इसीलिए यहां पर वोटिंग जो लिस्ट ये पर्ची होती है अंदर ही रखी जाती है, और अगर लगता है कहीं पर मिसमैच है तो किसको वोट दिए यहां पर और यहां पर कितनी पर्ची हैं उनको काउंट किया जाता है, कई बार दोनों को मैच करने के लिए भी। तो ये सिस्टम स्टार्ट किया गया। अभी यहां पर कोविड-19 ने क्या किया, ये काम हम लोग को करना है, हम लोगों को फिजिकली यहां पर जाना पड़ेगा, वोट डालनी पड़ेगी। पर लेकिन अगर सोचिए कोविड-19 जैसी सिचुएशन बन गई तो क्या करेंगे। अभी यहां पर एक नया सिस्टम सामने निकल कर आया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आप लोग यूज कर ही रहे हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें बोला था कि एक सिंगल चिप होती है, बाहर से आप लोग उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, आप लोग बाहर से उसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते। अगर एक बार चेक कर लिया तो वैसी रहेगी, यानी कि अगर ऑलरेडी उसमें कोई गड़बड़ कर रखी है और मशीन बूथ पर पहुंच गई तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। बाहर से कोई हैक कर ले उसको, उसके अंदर कोई सिम नहीं है, उसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है कि कोई उसमें उसके कनेक्शन लगाकर उसको बाहर से हैक कर किसी और को किसी और की वोट पहुंचा दे। तो ये टेम्पर करना इनको मुश्किल है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और ऊपर से वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल आ गया ईवीएम के साथ में, तो इस तरीके से ऑडिट एबिलिटी हो गई, यानी कि आप लोग चेक कर सकते हैं किसको वोट गई है किसकी। पर लेकिन अगर बात करें पुराने टाइम में जो बैलेट पेपर था, इनको कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि गलत तरीके से वोटिंग हो रही है। तो यहां पर जो बैलेट स्टफिंग है होती, जो नॉर्मली आप लोग को देखने को मिलती थी,
यानी एक तरीके से कोई और आकर किसी की वोट डाल के चला गया, बूथ कैप्चरिंग कर लिए, सारी हरकतें देखने को मिलती थी, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं रुक गई और एक अच्छे लेवल पर चीजें हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारी कंट्री में बात की जा रही है रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट के बारे में। इसका मतलब क्या है, आधार कार्ड लिंक के साथ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को अटैच कर दीजिए और इसी के साथ में अगर कंट्री में कहीं भी है, इवन आप लोग अगर बाहर भी है कंट्री से, आप लोग अपनी वोट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऐसा मॉडल हमारी कंट्री में तैयार किया गया IIT मद्रास के द्वारा और ये इंफॉर्मेशन दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा साहब के द्वारा। हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कंडक्ट कराने का पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आर्टिकल 324 मेन पावर देता है हमारी कंट्री में, जो अपनी कंट्री के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ताकि ये इस तरीके से एक्टिविटी कर सकें। तो यहां पर 2 वे रिमोट वोटिंग है, यानी कि अगर मैं यहां पर आप लोगों की वोटिंग ले रहा हूं कि बताओ आप लोगों को क्या किस तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर चलना है, कितनी प्रिपरेशन हो गई, करंट अफेयर कितना तैयार कर लिया, तो आप लोगों को वोटिंग में करने के लिए बोलो तो आप लोग वोटिंग करते हैं। जैसे कम्युनिटी टैग में भी हम लोग कई बार वोटिंग कराते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों ने अपनी साइड से वोटिंग कर ली, ऐसा नहीं हो कि आप लोग मेरे पास में आकर वोटिंग कर रहे हैं। तो जहां पर भी आप लोग अपने मोबाइल से आप लोगों ने वोटिंग कर दी, तो इस तरीके से दोनों का कंट्रोल रहेगा, रिमोट कंट्रोलिंग जो सिस्टम देखने को मिलेगा दोनों साइड से, रिमोट वोटिंग आप लोग यहां पर कर सकते हैं दोनों साइड से। ऐसा सिस्टम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में यूज किया जा रहा है लैंड रिकॉर्ड को इकट्ठा करने के लिए। यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड है आज के डेट में आप लोग देखते हैं आसपास में अगर कोई मकान है उसको किसी के नाम पर भी नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, खेतों की जमीन तो खासकर आप लोग नाम करा लेते हैं, पर लेकिन मकान को लेकर कई सारी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। आगे चलकर फिर उसके ऊपर लड़ाइयां होती फिरती हैं, पता चला कि इसके हिस्से में आ गया, उसके हिस्से में आ गया, तो ये सारी प्रॉब्लम निकल कर आती हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो बेसिकली अगर डिजिटलाइज हो जाएंगी, पता चला मकान है हमारा, बाहर का अगर कोई बोल रहा है मेरा मकान है, लड़ लो उसके साथ में, प्रूफ तो तुम्हारे पास में भी नहीं है, तो कैसे करोगे? तो वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके लैंड रिकॉर्ड इकट्ठे किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसा अगर डिस्प्यूट देखने को मिले उसको रोका जा सके। और कोविड-19 ने तो ये चीजें और भी सपोर्ट कर दी है कि भैया आप लोग इन काम को कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को बोल देगा कि सोशल डिस्टेंसिंग तो आप लोगों को बना के रखनी है भाई साहब, आप लोग जाओगे वोट डालने तो कोरोना फैल सकता है, पता चला आज कोरोना रहा है, कल को रोना रोना आ रहा है, कोई और वायरस आ गया, ठीक है। तो कई सारी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती हैं, तो कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। यहां पर एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन सस्टेन कर रही है आराम से, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑफलाइन में चीजें जाकर पॉसिबल नहीं हो पाती है काफी लार्ज स्केल पर, ऐसी कंडीशन जब बनती है। तो यूएसए में कई सारी चीजें देखने को मिली, यहां पर ड्रॉप बॉक्स यूज किए गए, वोटिंग सेंटर जो थे या तो जाकर या फिर अपने आप लोग एक तरीके से वोट डाल सकते थे, एंटायरली पेपर बेस्ड था यहां पर। ये यूएसए के अंदर जिसको आप लोग डिजिटल में सबसे वर्ल्ड में टॉप कंट्री बोलते हैं, वहां पर भी पेपर यूज किए जाते हैं आज की डेट में भी, वो यहां पर यूज नहीं करते हैं डिजिटल। उनको लगता है कि कंट्री इतना ज्यादा है, हाई क्वालिफाइड हो चुकी है, अगर डिजिटल में किसी भी फॉर्म में वो जाएंगे तो उसको किसी भी तरीके से हैक किया जा सकता है, उल्टी सीधी हरकतें की जा सकती है, उनको इस चीज का डर रहता है, इसलिए बैलेट पेपर यूज कर रहे हैं आज के दिन में भी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो इंप्लीमेंट की जा रही है, ऑनलाइन पब्लिक जो बिल्ट इन बोर्ड, बेसिकली एक तरीके से ऐसा नहीं जैसे आप लोग मान लीजिए पेपर देने के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग रखते हैं, तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, आप लोगों के पास में एक बोर्ड तैयार हो जाता है जिसमें यहां पर इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतना आंसर आ गया, ये सब चीजें, तो वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यहां पर एक तरीके से रीड कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन का नाम आप लोगों ने सुना है, बिटकॉइन को कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। हमारी कंट्री में अगर बैंक के बारे में आप लोग बात करें तो सारे बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहते हैं, पर लेकिन बिटकॉइन जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। बिटकॉइन एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप लोग ऑनलाइन जाकर इनको क्रिएट कर सकते हो एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम के थ्रू, पर लेकिन आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी के कंट्रोल में रहोगे। तो बिटकॉइन एक तरीके से सेल्फ बैलेंसिंग टूल आप लोग इसको बोल सकते हो, यानी कि एक तरीके से ये ऐसा है कि जैसे कि मैंने क्या कर दिया, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाकर छोड़ दिया, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में से मैं बाहर निकल जाऊं, वहां पे एज ए मैनेजर मैं वहां पर न रहूं, वहां से बाहर निकल जाऊं, तो आप लोग अपने आप ही उसको मैनेज करो। यानी कहने का मतलब ये कि आप लोग वहां पर आंसर लिखो, एक कैसा माहौल बनाकर आप लोगों को रखना है, किस तरीके से आप लोग को वहां पर चीजें पोस्ट करनी है। तो एक तरीके से वो एक ऐसा ग्रुप हो गया जो कि सेल्फ मैनेज है, हर एक बंदा वहां पर मैनेजर है, अपने आप को आप लोगों को मैनेज करना है। तो एक तरीके से कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होती यहां पर चीजों को मैनेज करने के लिए, ये एक एल्गोरिथम के थ्रू सारा काम चलता रहता है यहां पर। इस तरीके से बिटकॉइन जो है इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई कंट्री उसको कंट्रोल न कर सके। तो जो यहां पर वोटिंग सिस्टम है ये भी यहां पर जो बेसिकली ये इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सिचुएशन ऐसी रहे कि कोई उसको टेम्पर ही ना कर सके, ठीक है, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो एक तरीके से एक ऐसा बोर्ड रहेगा जो ऑथेंटिकेट प्रॉपर वे में देखने को मिलेगा, जो कि क्रिप्टोग्राफी सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाइड किया जाएगा रजिस्टर वोटर के, ताकि सही डायरेक्शन में सही इंसान की सही वोट जा सके, कोई और उसका मिसयूज न कर सके। तो क्रिप्टोग्राफी जो फीचर है वो यूज किया जा रहा है ताकि जो डेटा है वो सही तरीके
सिक्योर किया जा सके और वेरीफाई किया जा सके। MIT और जो हार्वर्ड जो रिसर्चर है, हालांकि उनके द्वारा नवंबर के महीने में बोला गया कि देखिए ये एक तरीके से जो ब्लॉकचेन जो बेस्ड वोटिंग सिस्टम है ये सीरियस वल्नरेबिलिटी का शिकार हो सकता है कई सारे एरिया में, यानी कि फुल प्रूफ सिस्टम आप लोग इसको नहीं बोल सकते। तो हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इस चीजों को चेक कर रहा है, पहले क्या क्या चीजें सही है क्या क्या गलत है, तब हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर फेंके जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक अच्छा आप लोग एक तैयारी बोल सकते हो। तो देखते हैं किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है और क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है यहां पर इसके बारे में। तो ये थी चीजें। बाकी आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा मुझे। देखिए एक तो होता है पर्सनल व्हीकल, जैसे कि कार है किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में। एक हो गया पब्लिक व्हीकल, जैसे आप लोग मेट्रो यूज करते हैं, ट्रेन यूज करते हैं, पब्लिक व्हीकल हो गए। ठीक है, या फिर आप लोग बस जो गवर्नमेंट की जो DTC वाली बस होती है उनको जैसे यूज कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो ये हो गया प्राइवेट, एक अपनी कार होगी। ये हो गया पब्लिक। इस तरीके से एक होता है कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, जो नॉर्मली अगर जिस तरीके से आप लोग देखते हैं ना पब्लिक जो वैसे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो सामान को इधर उधर ले जाने का काम करते हैं, तो ये जो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अपने फायदे के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के नहीं प्राइवेट के कंट्रोल में आते हैं। नॉर्मली ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली सामान लाओगे ले जाओगे, पैसा लगेगा, ये काम कर लो, इस तरीके से कोई सामान शिफ्ट करना है या फिर रॉ मटेरियल इधर से उधर ले जाना है कमर्शियल पर्पज के लिए, तो वो सारी बातें की जा रही है। तो इनमें अभी क्या बात की जा रही है, जो पुराने व्हीकल हैं उन पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है, ताकि पुराने व्हीकल हैं उनको हटाया जा सके, क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाने की बात की जा रही है। तो यहां पर एक वर्ड यूज किया जाए कैश फॉर क्लंकर। ठीक है, तो क्लंकर जो यहां पर वर्ड यूज किया गया CLUNKEAR। ठीक है, CLUNKEAR। ठीक है, तो क्लंकर्स जो यूज किया गया हमारी कंट्री में, तो हमारी कंट्री में यूज कर रहे हैं यहां पर अलग वर्ड और यहां पर यूज किया जाए अलग वर्ड। यहां पर यूएसए में इसको बोल रहे हैं कैश फॉर क्लंकर्स, यानी कि जो बेकार व्हीकल है, ऐसा लग रहा है कि ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। आप लोग कुछ ऐसे व्हीकल लेकर चलिए जो कि इनको रिप्लेस कर आप लोग अच्छे व्हीकल ला सकते हैं, ताकि जो बीमार व्हीकल हो चुका है, कोई ऐसी गाड़ी है जो बीमार हो चुकी है, उसकी जगह दूसरी व्हीकल लेकर आओ, तो यहां पर कैश मिलेगा आप लोगों को उस व्हीकल को खरीदने के लिए, नए वाले को। तो ये पॉजिटिव साइड होगी। तो एक तरीके से फ्यूल इफिशिएंट कोई व्हीकल आप लोग खरीद लो जिसमें अच्छा व्हीकल है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, और पुराने वाले को आप लोग फेंक दो उठाकर। ठीक है, यानी कि उसके चलते इंसेंटिव आप लोगों को मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, यहां पर ये एक तरीके से पॉजिटिव साइड होगी। हमारी कंट्री में करें टैक्स ऑन क्लंकर, यानी कि जो पुराने व्हीकल हैं यहां पर उनके बारे में बात की जा रही है। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है उनको बोला जा रहा है कि 10 से 25% एक्स्ट्रा पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा अगर वो रोड पर रहेंगे 8 साल के बाद में। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल 8 साल तक उनकी वैलिडिटी है, फिटनेस सर्टिफिकेट को जब रिन्यू करने की बात की जाएगी। इसी के साथ में पर्सनल व्हीकल जो है 15 साल तक यहां पर रहेगा, 15 साल के बाद उस पर टैक्स लगेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंसेशन अभी दिया गया है आने वाले टाइम में, पर लेकिन कंसेशन नहीं दिया जाएगा। बाकी जो इलेक्ट्रिक और जो फार्मर यानी कि जो किसानों के जो व्हीकल हैं उनको यहां पर इससे एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये क्यों किया जा रहा है यहां पर, इसलिए किया जा रहा है ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान से रोका जा सके और फालतू में जो काफी ज्यादा ईंधन वगैरह नुकसान होता है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। तो सेंटर के द्वारा ये प्रपोजल किया गया कि रोड टैक्स यहां पर लगाया जाएगा, एज जो रहेगी यहां पर उसके हिसाब से, और ये 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें क्या रहेगा, इंडिया का जो वेहिकुलर जो भी यहां पर हमारी कंट्री का जो फ्लीट है, जो हमारे जो पुराने जो व्हीकल हैं उनको रिप्लेस किया जाए, रिड्यूस किया जाएगा, पोल्यूशन को इफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी ताकि कम ईंधन लगकर भी ज्यादा दूर तक जा सके, ऐसे व्हीकल बनाए जाएंगे। और इसी के साथ में सेफ्टी स्टैंडर्ड भी अच्छा रखा जाएगा। तो इसके चलते टैक्स लगाने की बात की जा रही है, यानी कि ताकि ऐसी हरकतें न करें। तो ये आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट जो हायर टैक्स रहेगा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के अंदर में, और डीजल इंजन के ऊपर। आप लोगों को पता है डीजल की तो नॉर्मली बोलते हैं 10 साल के बाद में इसको उठाकर फेंक दो, क्योंकि इसके बाद में ये नुकसान पहुंचाने लगता है काफी ज्यादा। यूएसए के अंदर जो यहां पर 2008 के बाद में यहां पर CARS करके ये रिबेट प्लान आया था, जो कि अनलाइक सिमिलर प्रोग्राम है। अनलाइक का मतलब हमारे जैसा नहीं है, हम लोग तो टैक्स लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो रिबेट यानी कि छूट दे रहे हैं। तो सिमिलर प्रोग्राम है पर लेकिन अनलाइक, लेकिन हमारे जैसा नहीं है, यानी कि हम लोग पेनल्टी लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, पर लेकिन वो छूट दे रहे हैं। तो उनके वाला ज्यादा प्रोडक्टिव आप लोग बोल सकते हैं, जनता जिसको ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करेगी। अगर बात करें यहां पर जिस तरीके से ऑफर दिया जा रहा है, डिस्काउंट इनकम, ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं। ऑटो रिक्शा ड्राइवर को अगर आप लोग ऑफर देते हो कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा यूज करने स्टार्ट कर दो 3 व्हीलर की जगह, जो आप लोग नॉर्मल यूज करते हैं, तो वो एक तरीके से सही रहेगा। ऐसा हमारी कंट्री में जन्नूराम करके यहां पर स्टार्ट किया गया था, JNNURAM। तो इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन के तहत यहां पर ये प्रोडक्ट स्टार्ट किया गया, ताकि अर्बन लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक लेवल पर लाया जा सके। 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसने काफी बड़ा इंपैक्ट डाला। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे प्लान है तो जो गवर्नमेंट अभी लेकर आ रही है, कुछ तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ उसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। वो तो हर जगह देखने को मिलेंगे आप लोगों को। कुछ सारे ऐसे लोग हैं, कुछ भी वीडियो के अंदर बोले, जैसे आज के दिन में आप लोग देखिए
मॉर्निंग में वीडियो आ रही है, वीडियो देखेंगे डिसलाइक करते हैं, तो वो भी हमारे एक तरीके से चाहने वाले हैं, कम से कम इतने पंक्चुअल हैं, ये देखिए कितने रेगुलर है, तो डिसलाइक करने आ जाते हैं टाइम पर बिना वीडियो देखे भी। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि एक तरीके से हर जगह आप लोग हर तरीके के लोग मिलेंगे। एक तरीके से आज के दिन में भगवान अल्लाह गॉड को भी लोग गाली देने वाले मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इंसान तो क्या चीज रह गई। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझिए। तो सडन डिमांड जो है यहाँ पर अगर वो बढ़ती है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको कैसे लेकर चलते हैं, तो जो जंक व्हीकल है उसको निकालना है। तो पर लेकिन आगे मान लीजिए आप लोगों के पास में एक गाड़ी है, ठीक है, आप लोग या फिर मेरे पास में कोई गाड़ी है, मैंने जैसे तैसे मेहनत कर पूरी हिम्मत लगाकर एक गाड़ी ली। मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा एक गाड़ी ले लेते हैं, और वो गाड़ी जो है वो गाड़ी मैंने क्या किया, सेकंड हैंड ले ली। चलिए ठीक है, सेकंड हैंड मैंने कोई गाड़ी ले ली, और वो गाड़ी के 10 साल पूरे हो चुके हैं या फिर 12 साल पूरे हो चुके हैं, 3 साल बचे हुए हैं। मतलब मेरी जमा पूंजी थी, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं कोई ढंग की गाड़ी ले सकूं, नई गाड़ी ले सकूं। पुरानी गाड़ी मैंने ले ली, और वो पुरानी गाड़ी जो है अब 2-3 महीने या फिर 2-3 साल के बाद में वो गाड़ी जो है वो काम की नहीं रहने वाली है। तो इस इंसान का क्या होगा आप लोग ये समझिए। क्या हमारी कंट्री में इतने अमीर लोग हैं, एक जैसे तैसे पूरी जिंदगी में एक कार लेने की कैसे तैसे क्षमता बना पाते हैं। मैक्सिमम सेक्शन उस सोसाइटी के अंदर आता है हमारी कंट्री में, तो उसको कैसे आप लोग लेकर चलोगे। बाकी सिचुएशन तो नॉर्मल करनी पड़ेगी, क्योंकि जान है तो जान है, पोल्यूशन भी आप लोग कंट्रोल करना है, तो वो भी चीजें देखने को मिलेगी। तो व्हीकल जो रजिस्ट्रेशन डेटाबेस है ओल्ड स्टेट के अंदर होना चाहिए। कितना पुराना व्हीकल हो चुका है वो समझना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा जो स्क्रैप हो चुका है। इसी के साथ में यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर, ये 15 ईयर ओल्ड जो वेपन है वो स्टिल रन कर रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा कैसे उसको रोका जा सकता है। तो स्क्रैप पॉलिसी जो बेनिफिट जो बेटर देखने को मिलेगा, कैसे आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ तो फायदा देना पड़ेगा। क्योंकि पर्सन जो इतना पुराना व्हीकल अगर यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से कई सारे ऐसे हैं जो पुराना 3 व्हीलर एरिया चला रहे हैं अपने घर पालने के लिए, तो वो चीजें समझनी पड़ेगी। तो एलिमिनेट करना है पोल्यूशन को, तो स्टेट को भी यहां पर काम करना पड़ेगा। और न्यू व्हीकल और जो क्लीनर फ्यूल व्हीकल के तौर पर अगर लेकर आना चाहते हैं आप लोग, तो सिटी और टाउन के अंदर आप लोगों को रोड सेफर बनानी है, तो उसके चलते भी आप लोगों को प्लान प्रॉपर लेकर चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये कि एक होलिस्टिक अप्रोच आनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि छोटी मोटी पॉलिसी से काम चल जाएगा। तो ये समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन के अंदर, आप लोगों को पता है हमारा जो टर्म है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर 8वीं बार हम लोग यहां पर सिलेक्ट हुए हैं, और यहां पर 2021 से 2022 तक हम लोग 2 साल के लिए यहां पर रहने वाले हैं। तो ये जो 8वीं टर्म हमारी आई है, तो हम लोग किस तरीके से यहां पर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहां पर मेंबर देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल मिलाकर 15 मेंबर हैं। 15 में से 5 मेंबर तो ऐसे हैं जिनको परमानेंट मेंबर बोलते हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये परमानेंट मेंबर है। 5 इनके हाथ में वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब ये, अगर पांचों के पांचों सहमत है किसी बात के ऊपर, तो वो बात आगे बढ़ेगी। अगर पांचों में से एक ने बोल दिया भाई हम इस बात पर सहमत नहीं है, तो वो बात वहीं पर ही रुक जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो इस वीटो को कई बार अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। चाइना कई बार पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यूज करता है, यूएसए कई बार जो इजराइल को सपोर्ट करने के लिए यूज करता है, रशिया भी अपने फायदे के लिए कई बार इसको यूज करता हुआ नजर आता है। तो अलग अलग कंट्री पर्टिकुलर पर्सनल गेन के लिए इसको यूज करते हैं। तो इसके चलते कई बार क्रिटिसाइज होता है कि इसको वीटो पावर को आप लोग पर्टिकुलर एक पर्सन के ऊपर से हटाकर इसको मेजोरिटी में कर दो, यानी कि 5 में से 3 मेंबर जिसको सपोर्ट करेंगे वो काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 में से एक ने भी मना कर दिया तो नहीं होगा। तो वो यहां पर इसके बारे पर लेकिन चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि परमानेंट 5 मेंबर कौन अपनी पावर छोड़ना चाहेगा। बाकी नॉन परमानेंट 10 मेंबर होते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 3 आते हैं, एशिया से 2 आते हैं, लैटिन अमेरिका से 2 आते हैं, वेस्टर्न यूरोप और अदर से 2 आते हैं, और बाकी का एक आता है ईस्टर्न यूरोप से। तो टोटल मिलाकर 10 मेंबर है। तो हमारी कंट्री जो अभी यहां पर सेलेक्ट हुई है, तो हमारी कंट्री भी यहां पर अभी इसके अंदर सेलेक्ट होकर आई है, तो यूरोपियन वाली कैटेगरी में। तो यहां पर ये टोटल मिलाकर 15 मेंबर होते हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। पर लेकिन आप लोग देखिए, जो फ्रांस, रशिया, ये सारी चीजें अगर बात करें, तो आप लोगों को ना तो कोई मेंबर देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका से, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहां पर जाएंगे, ना तो कोई मेंबर साउथ अमेरिका से देखने को मिलेगा और ना ही अफ्रीका से देखने को मिलेगा, जो एक परमानेंट मेंबर है। तो इतना पुराना जो ढर्रा ये चला हुआ है, इसको चेंज करने की बात की जा रही है कि परमानेंट मेंबर की कैटेगरी में, जो कि वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, एक तो उसको भी आप लोग पार्ट बनाइए। और अफ्रीका और इसी के जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी कुछ मेंबर आप लोग लेकर आइए जो यूएन के परमानेंट मेंबर में होने चाहिए। तो इनके चलते यहां पर ये चीजें बोली जाती हैं, किस तरीके से सिचुएशन को नॉर्मल किया जाएगा ताकि इसका नेगेटिव और मिस यूज यहां पर न किया जाए। टेररिस्ट की कैटेगरी में अगर बात करें, जैसे कई सारी कंट्री है, पाकिस्तान जैसी कंट्री होगी जो हमेशा अपने आप की रोटियां सेकने के लिए तैयार रहते हैं अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें रहती है वहां पर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने पड़ेगा। तो टेररिस्ट एक्टिविटी जिसको हब माना जाता है, उसको कैसे कंट्रोल करके चल रहे हैं। तो एक यूएन के अंदर कुछ ऐसी भी पावर आप लोगों को देनी चाहिए ताकि यहां पर ये ऐसा नहीं कि क्या करते हैं, आप लोगों ने बोल दिया भैया ऐसा कर लेना। ये तो वही बात होगी, जैसे आप आज मान लीजिए मेरे हाथ में कोई पावर है आप लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाने के लिए, जिसने आंसर नहीं लिखा उसके ऊपर 500 रुपए का फाइन लगेगा अगले दिन से, और ग्रुप में उसके 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है।
तो ये ऐसा बोले तो हर एक बंदा जो है जो यहाँ पर रहेगा पार्ट 1 के वो प्रॉपर सीरियस रहेगा। पर लेकिन मैं बोलूं यार लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो, आप लोगों की मर्जी है। तो इससे क्या रहेगा, अपनी मर्जी तो फिर अपनी होती है, सुबह को उठना है उठ जाओ, नहीं उठना है मत उठो, ठीक है, अपनी मर्जी होगी। तो अपनी मर्जी तो अपनी होगी, उठेंगे भैया नहीं उठेंगे अलार्म बंद करके फिर सो जाएंगे, तो वो वाला माहौल ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए इसके हाथ में कुछ ऐसी पावर होनी चाहिए जो कि कंपलसरी होगी, करना ही करना पड़ेगा, और वो एक डेमोक्रेटिक डिसीजन के थ्रू यहां पर डिसीजन लेना चाहिए, सारे मेंबर मिलकर डिसीजन ले उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो कुछ ऐसा माहौल होना चाहिए ताकि शांति को भी बनाकर रखा जा सके, ठीक है। तो ये कुछ बातें बोली गई हैं जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट जो है ना वो एक तरीके से फैसिलिटेटर का काम करती है। फैसिलिटेटर का मतलब फिर से अपने आप लोगों को उदाहरण देकर समझाता हूं, जैसे कि टेलीग्राम पर मैंने एक ग्रुप बना दिया तो मैंने आप लोगों को फैसिलिटी दे दी कि आप लोग आंसर राइटिंग वहां पर कर लो। फेसबुक पर ग्रुप बना दिया, आप लोगों को फैसिलिटी दे दी आंसर राइटिंग वहां पर कर लो। अब यहां पर अगर आंसर राइटिंग आप लोग आराम से अपने तरीके से कर रहे हैं तो फिर यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आराम से मिलजुल कर काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन सोचिए अगर आप लोगों ने वहां पर उपद्रव मचाना स्टार्ट कर दिया और जो पढ़ने वाले बच्चे उनको भी नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, तो मैं बोलूं कि यहां पर एक बंदा होना चाहिए जो यहां पर इस ग्रुप को देखे। वो बंदा जो रख लूं मैं यहां पर कोई प्राइवेट मेंबर कि यार इस ग्रुप को देखते रहना, यहां पर आप लोग ऐसे ऐसे काम को अगर कोई हो रहा है तो उसको रोकना और प्रॉपर माहौल बना के रखना है। उसको सैलरी देनी स्टार्ट कर दी कि मैं आपको 10,000 रुपए महीना दूंगा ताकि आप लोग इसके अलावा और भी कोई काम अगर करना है तो कर सकें और साथ में ये चीजें भी आप लोग देख सकें। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा अगर एफर्ट डालना है तो उसके लिए यहां पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन को लाना पड़ेगा, उसको हम लोग को काम कराना पड़ेगा। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो आप लोग को फैसिलिटेट तो कर सकती है, पर लेकिन अगर लार्ज स्केल पर कोई काम करना है, अच्छे लेवल पर कोई काम करना है तो फिर प्राइवेट के सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट के पास में खूब पैसा है, जैसे अंबानी अदानी टाइप के लोग हो गए। तो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनाना है तो इसीलिए प्राइवेट पार्टनर को लाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में इतना पैसा नहीं कि सारा काम गवर्नमेंट यहां पर कर पाएगी, तो प्राइवेट को लेकर आ जाएगा। पर लेकिन उनकी पार्टनरशिप कैसे चलनी है उसके ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। मान लीजिए कोई रोड बनानी है, अब रोड तो बनाकर उन्होंने डाल दी, अब रोड की क्वालिटी कैसी है पता चला 2 महीने बाद वो रोड उखड़कर साइड में गिर गई, एक बारिश होती, तो उसको आगे मेंटेन कौन करेगा, उसके बारे में अगर बात करना है। रोड बना दी, ब्रिज बना दिया, टोल टैक्स इकट्ठा करना है, कौन कैसे कैसे क्या करेगा, किस तरीके से आप लोग उसको लेकर चलेंगे। तो कई बार ऐसी जो है वो चीजें जो है गलत डायरेक्शन में यहां पर आ जाती हैं। तो यहां पर इसी के चलते कई सारी ऐसी चीजें, जैसे स्किल डेवलपमेंट की अगर बारे में हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा वर्जन लॉन्च किया गया। अब स्किल प्रोवाइड कराना भी कोई आसान काम नहीं है। अगर इतनी जनता को स्किल प्रोवाइड कराना है, गवर्नमेंट अकेले ये काम नहीं कर सकती है, तो किसी प्राइवेट एंटिटी की हेल्प लेगी कि भैया यार स्किल प्रोवाइड करा दो, किसी को कारपेंटर बना दो, किसी को आप लोग बढ़ाई बना दो, किसी को आप लोग एक तरीके से जूते गांठने वाला जो सिखा सकते हैं, जिसको अगर इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, या किसी को इलेक्ट्रीशियन बनना है इस पर्टिकुलर एरिया में, किसी को वॉशरमैन बनना है, किसी को मशीन दे दो, किसी को सिलाई करनी है। तो ये सारी चीजें स्किल अगर आप लोगों को डेवलपमेंट करनी है तो अकेले गवर्नमेंट ये काम नहीं कर पाएगी, प्राइवेट की उसको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहां पर एक तरीके से जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसका तीसरा वर्जन लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, अभी तीसरा वर्जन इसका आ गया 2021 के अंदर 15 जनवरी को। तो स्किल की रिक्वायरमेंट है लोकल एरिया में अपॉर्चुनिटी को बूस्ट करने के लिए, और राज्य और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी कि डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। जैसे मैं बोलूं कि आप लोग यहां से पढ़ रहे हैं, किसी 2-4 बंदों को जाकर आप लोग भी पढ़ा दो, यानी कि हर एक पर्सन 3 बंदों को जाकर पढ़ाओ, तो काफी लार्ज स्केल पर हम लोग चेंज ला सकते हैं। पर लेकिन हर एक इंसान ना इतना सेल्फिश हो जाता है, अपने अपने बारे में बात करते हैं, बाकी चीजें भूल जाता है। यानी कि एक तरीके से अगर यहां पर डिसेंट्रलाइज वे में काम किया जाए तो चीजें और बेटर तरीके से की जा सकती है। 2 फेज में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो 2020-21 से लेकर इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि समझा जा सके कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, फिर आगे लेकर चला जाएगा, प्रॉपर में इंप्लीमेंट किया जाएगा 21 से लेकर 26 तक। तो ये इसका पैटर्न यहां पर रहने वाला है। बाकी मल्टी राउंड जो कंसल्टेशन और को वर्किंग ग्रुप को देखा जाएगा ढंग से कैसे कैसे काम किया जाना है। नीति आयोग के द्वारा रूटीनली रिक्रूट किया जाता है जो प्राइवेट इंडिविजुअल को, बाहर से लोगों को लाया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा लेटरल एंट्री बोलते हैं जिसको, ये इस फील्ड का सही इंसान है, इसको अंदर लेकर आ जाते हैं, ये काम कर लेगा। आईएएस के अंदर भी लेटरल एंट्री की बात की गई थी ना कि हाँ भैया डायरेक्ट सेक्रेटरी की पोस्ट पर एक उस पर्टिकुलर एरिया के पर्सन को लेकर आ जाओ, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो इश्यू ऑफ फंडिंग आता है। फंडिंग सबसे बड़ा इश्यू यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि उसके बिना काम आगे नहीं चलेगा। कोई आप लोगों के पास में काम करने आएगा तो उसको भैया सैलरी चाहिए, उसको भी अपना घर चलाना है, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा कि वो आप लोगों के पास में फ्री में काम करते रहे, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर वे में फंडिंग प्रोवाइड नहीं करा पाती है, और दोनों के बीच में एक प्रॉपर फिजिबल एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर गवर्नमेंट यहां पर स्किल्ड लेबर फोर्स तैयार कर रही है, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया, रोड बनाने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट दे दिया, तो रोड बनकर उनको मिल जाएगी, उससे वहां पर तुरंत आउटपुट मिलने लगेगा, ठीक है। पर लेकिन अगर स्किल्ड लेबर फोर्स है तो पहले यहां पर स्किल्ड करनी है उनको, फिर आगे चलकर काम मिलेगा। तो ये एक तरीके सेकेंडरी स्टेज पर काम पहुंच गया, यानी कि स्किल्ड एकदम तुरंत आप लोगों को रिटर्न नहीं मिलने वाला है। वहां पर जब वो काम करेंगे उसके बाद में कोई रिटर्न आप लोगों को मिलेगा, तो इसलिए यहां पर गवर्नमेंट को भी कोई ज्यादा डायरेक्ट फायदा नहीं दिखता, इसलिए गवर्नमेंट भी यहां पर कहीं ना कहीं इतने लंबे समय से चीजों को उस लेवल पर नहीं कर पाती है
जिस लेवल पर वो होना चाहिए, और जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाले लोग हैं उनको भी प्रॉपर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में ऑलरेडी बात करें, फंडिंग के बारे में बात की जाती है तो अशोक लहरी कमेटी यहां पर 2015 में बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ताकि एक्नॉलेज किया जा सके कि जो कैपिटल फ्लो हो रहा है हमारी कंट्री में कहां से और कहां को जा रहा है और उसको कंट्रोल कर यूज किया जा सके। इसके द्वारा भी अपनी रिकमेंडेशन दी गई, बोला गया कि स्टैब्लिश करो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर, ताकि सिचुएशन को देख सको और वर्ल्ड क्लास रिसर्च और कैपिटल जो कंट्रोल फ्लो है इंडिया के अंदर उसको आप लोग देख सको और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जा सके कहां कहां पर क्या क्या चीजें। तो आप लोगों को जो गड्ढे हैं वो देखने पड़ेंगे और उनको भरना कैसे है सोल्यूशन देखने पड़ेगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम आप लोग करना पड़ेगा। स्किल्ड लेबर फोर्स अगर आप लोग करनी है तो स्केलेबल सोल्यूशन आप लोगों के पास में होना चाहिए, क्या क्या चैलेंज है वो देखना चाहिए, तभी पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनरशिप है मिलकर काम करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इंसान यहां पर काम करेगा और काम चल जाएगा। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये था यहां पर कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी थोड़ी बहुत यहां पर चीजों को जानकर। तो ये चीजें होती है बेसिकली किस तरीके से मिलकर काम करना है, ग्रुप में कैसे चीजों को लेकर आगे चलना है। क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। आइए यहां पर एक बार बात की जा रही है नॉर्वेजियन सी के बारे में। बोला जा रहा है कि आर्कटिक ओशन का एक मार्जिनल सी है, यानी कि उससे निकल कर आता है। नॉर्वेजियन सी जो है यहां पर नॉर्थ जो सी है उसके आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ सी के नॉर्थ वेस्ट में ग्रीनलैंड, और इसी के साथ में बेरेंट सी के साथ में ये एडजॉइन एरिया है नॉर्थ ईस्ट में। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है? तो आप लोग देखते हैं ये हो गया नॉर्वेजियन सी, यहां पर ग्रीनलैंड हो गया, ये बेरेंट सी हो गया, ठीक है। डेनमार्क स्टेट आप लोग यहां पर देखते हैं, अटलांटिक ओशन हो गया, नॉर्थ सी हो गया यहां पर, तो यहां पर ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, रसिया हो गया, फिनलैंड हो गया, बाल्टिक सी हो गया, डेनमार्क हो गया, यूके हो गया। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की है तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर किसी भी रीजन से आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर या फिर आप लोग अपना सजेशन देकर डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आया तो। दोनों चीजें आप लोगों के पास में अवेलेबल है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।